दोस्तों, आज मैं करंट अफेयर सीरीज का अगला सीरीज शुरू कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में तटीय नौवहन विधेयक 2025 कोस्टल शिपिंग बिल 2025 जो भारतीय तटीय जल क्षेत्र में व्यापार करने वाले जहाज़ों को विनियमित करने का प्रावधान करता है, राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है। यह विधेयक तटीय व्यापार में संलग्न होने वाले या बिना लाइसेंस के जहाज़ को समुद्र में ले जाने पर अधिकतम जुर्माने को या बिना लाइसेंस वाली यात्रा से होने वाले लाभ का 4 गुना जो भी अधिक हो तक बढ़ा देता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 15 लाख। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए, ये जो बिल है अभी राज्यसभा में पास हुआ है, तटीय नौवहन विधेयक 2025 यानी कोस्टल शिपिंग बिल 2025। ये जो बिल है, ये बिल हमारे पुराने जो कोस्टल शिपिंग बिल, जो पुराने कोस्टल शिपिंग बिल है, अ, 1958 को रिप्लेस करता है। यानी जो 1958 में कोस्टल शिपिंग बिल था उसको बदल के हम लोग नया लाए हैं कोस्टल शिपिंग बिल 2025। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी जहाज़, मान लीजिए कोई भी जहाज़ आप है और बिना भारत सरकार के परमिशन से, यानी अगर उसको आप समुद्र में ले जाते हैं तो आप पर 15 लाख का जुर्माना या आपका जो मुनाफा है उसका 4 गुना आपका जो मुनाफा है या 15 लाख जो भी ज़्यादा होगा वो आपसे लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और ये जो हमारा बिल है कोस्टल शिपिंग बिल 2025 और रिप्लेस करता है कोस्टल शिपिंग बिल 1958, या इसको हम लोग बोलते थे मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं आप कि जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 या कोस्टल शिपिंग एक्ट 1958 को बदलकर एक नया बिल लाया गया है कोस्टल शिपिंग बिल 2025, जिसके तहत लाभ का 4 गुना या 15 लाख जो भी अधिक है वो आप पर फाइन लगाया जाएगा अगर आप बिना लाइसेंस या अनुमति के जहाज़ समुद्र में ले जाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट यानी PME ड्राइव है, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट योजना की अवधि बढ़ा दी है। ठीक है, ये अवधि कब तक बढ़ा दी है? ये अवधि बढ़ा दी है 31 मार्च 2028 तक। ठीक है दोस्तों, ये अवधि कब ख़त्म होनी थी? ये अवधि 31 मार्च 2026 को ख़त्म होनी थी, लेकिन इसको 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये 31 मार्च 2028 तक चलेगी। ठीक है दोस्तों, कौन सा? PME ड्राइव योजना। अब देखिए PME ड्राइव योजना है, ये इस जो नाम है PME ड्राइव, इसको पहले हम लोग कहते थे फेम योजना। तो फेम योजना को बदलकर अब कर दिया गया है PME ड्राइव। फेम जो योजना है ये
हमारा चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, यानी भारी उद्योग मंत्रालय, फेम मंत्रालय चलाता है। और उसी को अब बदल कर क्या कर दिया गया है, पीएम ई ड्राइव। तो पीएम ई ड्राइव योजना भी हमारा भारी उद्योग मंत्रालय ही चलाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो योजना है ये पीएम ई ड्राइव, इस पर 2 साल में 10,900 करोड़ का खर्च होगा। ओके, अब देखिए ये योजना जो है पीएम ई ड्राइव, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक जो बैटरी से चलने वाली जो गाड़ियां हैं, जैसे 2 इलेक्ट्रिक व्हीलर, 3 इलेक्ट्रिक व्हीलर, इलेक्ट्रिक ट्रक, इन सब पर सरकार सब्सिडी देगी। यही पीएम ई ड्राइव योजना का काम है, और जो 2 साल के लिए बढ़ाया गया है, और इस पर लगभग 10,900 करोड़ का खर्च भारत सरकार करेगी। और ये योजना जो है पीएम ई ड्राइव, जिसको हम लोग पहले फेम योजना कहते थे, ये चलता है भारी उद्योग मंत्रालय। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बिक्री पर हुए घाटे के लिए 3 सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी को 30,000 करोड़ रुपए के मुआवजे को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इन तीनों कंपनियों में शामिल नहीं है? इसका उत्तर क्या होगा? डी। इसका उत्तर होगा डी, ओएनजीसी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम उज्ज्वला योजना शुरू किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में, मई 2016 में यूपी के बलिया से उज्ज्वला योजना शुरू किया था। तो इसमें क्या हुआ कि जब इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जब एलपीजी की मांग बढ़ी, एलपीजी की जो वैल्यू है बढ़ी, एलपीजी महंगा हुआ, तो भारत सरकार ने क्या कहा कि आप लोग वहीं पुराने दाम पर एलपीजी बेचिए। जितने सारी कंपनियां हैं उनको बोला कि आप लोग वहीं पुराने दाम पर ही एलपीजी बेचिए, और उन्होंने, भारत सरकार ने इन सब कंपनियों को एलपीजी के दाम में वृद्धि करने नहीं दिया, जिसके कारण 3 कंपनियों को 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ। समझे? तो वहीं भारत सरकार अब क्या कर रही है कि ये 3 कंपनियों को 30,000 करोड़ मुआवजा दे रही है। तो उसमें से कौन सी कंपनी नहीं है? तो वहीं पूछ रहा है, एक ओएनजीसी को नहीं मिलेगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को मिलेगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिलेगा, और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को मिलेगा, ओएनजीसी को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन ये है। अब देखिए, मैं ये जो आपको करंट अफेयर सीरीज बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको जो स्टैटिक क्वेश्चन है जीके का, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये हो गया यूपी बलिया से उज्ज्वला योजना शुरू हुआ था, कब? मई 2016 में। तो ऐसे ऐसे मैं आपको जितने पुराने क्वेश्चन है वो भी आपका रिवाइज करंट अफेयर के सीरीज के माध्यम से आपका होते रहेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद आईसीएमआर
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा जगाने, नवाचार, इनोवेशन को बढ़ावा देने और भारत के स्वास्थ्य शोधकर्ताओं की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए ICMR साइन पहल शुरू की। साइंस शब्द में आई का अक्षर का अर्थ क्या है? तो देखिए, आई का क्या होगा? इनोवेशन। देखिए, साइन का फुल फॉर्म क्या है? साइंस, हेल्थ, इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर। ओके दोस्तों, ये क्या है? साइन योजना का साइन का फुल फॉर्म है। अब देखिए, ये साइन जो ICMR साइन इनिशिएटिव जो शुरू किया गया है, साइन इनिशिएटिव जो है, इसमें देश के 13,500 जो स्टूडेंट हैं 9 से 12 क्लास के, जो पूरे भारत के 300 स्कूल, और 38 जिले से आए। ठीक है, यानी जो ये साइन इनिशिएटिव में 9 से 12 क्लास के जो बच्चे थे, वो पूरे भारत के 38 ज़िले के 300 स्कूल से इसमें भाग लिए। ठीक है, और इसका मैस्कॉट क्या था? इसका ICMR साइन का मैस्कॉट, इसका मैस्कॉट था क्यूरियो। ठीक है, क्यूरियो किससे बना है? क्यूरियस से। ठीक है, तो इसका मैस्कॉट था क्यूरियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में जारी नीलगिरी तहर 2025 की समकालिक जनसंख्या अनुमान, सिंक्रोनाइज पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ नीलगिरी तहर 2025 रिपोर्ट के अनुसार केरल में 1365 नीलगिरी तहर और 841 नीलगिरी तहर प्रजातियों के साथ है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इस प्रजाति का गढ़ बना हुआ है? तो इसका उत्तर होगा क्या? एरविकुलम नेशनल पार्क। ओके दोस्तों, चलिए इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोस्तों, ये क्वेश्चन को समझते हैं। जो नीलगिरी तहार है वो बोल रहा है कि केरल में सबसे अधिक है 1365। ठीक है दोस्तों, तो 1365 नीलगिरी तहार है, तो इसमें सबसे अधिक है 841 नीलगिरी तहार। 841 नीलगिरी तहार वो कहाँ पर है? केवल एरविकुलम नेशनल पार्क। ये कहाँ है? केरला में है। 1365 में से केवल 841 केरल के एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में है। अब देखिए, नीलगिरी तहार क्या होता है? नीलगिरी तहार एक तरह का हिरन होता है। एक तरह का ये हिरन होता है, और इसका IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेटवर्क है। ये होता है एक संस्था जो पूरे विश्व में जितने भी जानवर हैं उनका स्टेटस बताता है कि वो किस स्थिति में है। तो इसका स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड मतलब ये विलुप्त प्राय। ठीक है, ये विलुप्त प्राय है, मतलब ये खतरे में है, ख़त्म होने के कगार पर है। कौन सा? नीलगिरी तहार। और सबसे अधिक इसका डेंसिटी कहाँ है? एरविकुलम नेशनल पार्क जो केरला में है। ओके दोस्तों, अब देखिए 1365
फर्स्ट पे आपका केरला में है, और सेकंड पर इसका जो संख्या है वो 1303। कहाँ है वो? तमिलनाडु में है। ओके दोस्तों, ये दोनों जो है ये नीलगिरी ताहर अधिकतर तमिलनाडु और केरला में ही ये पाया जाता है। और देखिए एक और इसमें क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि अभी ये एरविकुलम नेशनल पार्क है। एरविकुलम नेशनल पार्क जो है ये एरविकुलम नेशनल पार्क है, और दूसरा डच्ची ग्राम नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर में है, इसको बेस्ट मैनेज नेशनल पार्क का अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, ये जो एरविकुलम नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क की हम 50वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। 50 एनिवर्सरी किसका? एरविकुलम नेशनल पार्क का। ओके दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 14.2 किलोग्राम के 9 रिफिल और 5 किलोग्राम सिलेंडर के अनुपातिक रूप से 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी को मंजूरी दी है। इस सब्सिडी का व्यय कितना होगा? इस सब्सिडी का आपका व्यय होगा 12,000 करोड़। ओके दोस्तों, इसमें पूरा खर्चा होगा 12,000 करोड़। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलता है, जो मई 2016 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बलिया से शुरू किया था। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको 14.2 किलोग्राम के जो सिलेंडर है 9 रिफिल, अगर एक साल में 9 सिलेंडर पर उन्हें प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, ये किसको मिलेगा? केवल उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगा। और कितना मिलेगा? 9 सिलेंडर तक। एक साल में 9 सिलेंडर तक अगर लेते हैं तो उनको 300 रुपये की सब्सिडी हमारे भारत सरकार देगी। कितने ग्राम में सिलेंडर पर? 14.2 kg सिलेंडर पर। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि अगर आप 5 किलो का सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर 5 किलो का भी आता है इस योजना के तहत अगर लेते हैं तो इसके अनुपातिक में आपको दिया जाएगा। तो मान लीजिए 14.2 किलो का सिलेंडर है, 300 रुपये लिएगा, 300 मिलेगा। तो 1 किलो का क्या कितना हो जाएगा? 300 बटा 14.2 और 5 किलो का जैसे कर देंगे तो इतना आपको 5 किलो पर सब्सिडी मिलेगा। मतलब यही कह रहा है कि अगर आप 14 किलो का लेते हैं तो 300 रुपये मिलेगा आपको सब्सिडी 9 सिलेंडर तक। अगर आप 5 किलो लेते हैं तो 300 के अनुपात में आपको 5 किलो पर ये सब्सिडी 9 सिलेंडर तक आपको भारत सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आपको देगी। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन समझ गए। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से समझा दिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नए आधार वर्ष के रूप में प्रस्तावित किया है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा क्या? सी 22-23। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ये जीडीपी बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और है आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये दो होता है। ये दोनों का जो बेस वर्ष है
अब ये चेंज हो गया है। ठीक है, जीडीपी का और आईआईपी का। ठीक है, ये दोनों के आधार वर्ष को हम लोग 22-23 कर दिए हैं। अब देखिए, जो आईआईपी है, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका अभी आधार वर्ष क्या है? अभी जो चल रहा है, इसका आधार वर्ष अभी आपका 2011-12 है। ये जो अभी कैलकुलेट होता है, इसका जो गणना होता है वो 2011-12 बेस ईयर से आपका इसका गणना होता है। किसका? आईआईपी। समझ गए? और जो ये आपका जीडीपी है, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका जो कैलकुलेशन होता है, इसका बेस ईयर किस बेस ईयर पे होता है? ये आपका बेस ईयर होता है जीडीपी का भी बेस ईयर कौन सा है? 2011-12 है। ये भी 2011-12 के बेस ईयर पे इसको भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब ये दोनों का बेस ईयर को बदल दिया गया है। अब दोनों का बेस ईयर 22-23 कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे ने चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड तक एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया, जो 5 घंटे 10 मिनट में 209 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस ट्रेन का नाम क्या है? इस ट्रेन का नाम है रुद्रास्त्र। देखिए दोस्तों, ये क्या है कि चंदौली जो यूपी में है, यूपी के चंदौली से वहाँ एक स्टेशन है यूपी के चंदौली में, उसका नाम है गंज ख्वाजा एक स्टेशन है। यूपी के चंदौली के गंज ख्वाजा स्टेशन से झारखंड के गढ़वा तक झारखंड के गढ़वा तक 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी फ्रेट ट्रेन का ट्रायल हुआ, जिसका नाम है रुद्रास्त्र। ठीक है दोस्तों, इसमें जो ये ट्रेन है, इसमें रुद्रास्त्र ट्रेन में 345 बॉगी है। मतलब वैगन जो है उसमें 345 वैगन लगा हुआ है। सोचिए, रुद्रास्त्र ट्रेन में 345 वैगन लगा हुआ है और इस ट्रेन को खींचने के लिए 7 इंजन लगा है। और ये जो ट्रेन चली, ये कौन सा, ये इसका रेलवे जोन है ईसीआर। किस में आता है? हाजीपुर पटना। ईसीआर का मुख्यालय सोनपुर है, सोनपुर लिख सकते हैं, सोनपुर, या इसको हाजीपुर भी बोल सकते हैं। सोनपुर मंडल है, हाजीपुर क्या है? जोन है। ईसीआर मतलब ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका हाजीपुर है। और इसी जोन ने ये ट्रेन रुद्रास्त्र चलाई है, जो 4.5 किलोमीटर लंबी है, जो यूपी के चंदौली के गंज ख्वाजा स्टेशन से झारखंड के गढ़वा तक चली, जिसमें 345 वैगन है, बॉगी है, और इसमें 7 इंजन लगे हैं जो इस ट्रेन को खींचेंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से
किस राज्य ने साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए एआई संचालित सोशल मीडिया निगरानी और साइबर इंटेलिजेंस सिस्टम गरुण दृष्टि लॉन्च किया? ये क्या नाम है? इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। दोस्तों, क्या किया है कि महाराष्ट्र सरकार ने गरुण दृष्टि एक साइबर इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे कि आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी बहुत बढ़ गई है, साइबर क्राइम हो गए हैं, लोगों को पैसे ठग लेते हैं साइबर क्रिमिनल। और मीडिया पर, सोशल जो मीडिया है उस पर भी निगरानी रखने के लिए कि फेक न्यूज ना फैले, उस सब को मॉनिटर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक साइबर इंटेलिजेंस सिस्टम गरुण दृष्टि को लॉन्च किया है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा हम कुछ एक्स्ट्रा इसमें क्वेश्चन देखते हैं महाराष्ट्र रिलेटेड, महाराष्ट्र में क्या क्या हुआ है। तो देखिए, एक मिनट, इसको तो हम डिलीट कर लेते हैं। देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में कुछ और, महाराष्ट्र में और क्या क्या हुआ है अभी हाल फिलहाल में। तो महाराष्ट्र में भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव बना है, जिसका नाम है सतनावरी। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज कहाँ बना है? महाराष्ट्र में। इसका नाम क्या है? सतनावरी। ये महाराष्ट्र के नागपुर जिले में आता है। ठीक है, अब इसमें एक और देखते हैं क्वेश्चन कि भारत का पहला एआई इनेबल्ड आंगनबाड़ी केंद्र भी कहाँ बना है? महाराष्ट्र में बना है। उसका नाम क्या है? उसका नाम आपका है वादामना। ये भी आपका नागपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। ओके दोस्तों, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा कि भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज कौन सा है? सतनावरी, नागपुर महाराष्ट्र में। और भारत का पहला एआई इनेबल्ड आंगनवाड़ी केंद्र वो भी कौन सा है? वादामना, नागपुर, जो महाराष्ट्र में है। ओके, ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाल ही में भारत ने एल्युमिनियम, रेलवे और खनन में औद्योगिक सहयोग को गहरा करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो ये उसका उत्तर क्या होगा? रूस। इसका उत्तर होगा रूस। ओके दोस्तों, इसका उत्तर होगा रूस। भारत ने रूस के साथ है एल्युमिनियम, रेलवे और खनन में औद्योगिक सहयोग यानी इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के लिए रूस के साथ सहयोग किया है। ये मीटिंग कहाँ हुई थी? ये मीटिंग दिल्ली में हुई थी। ये भारत और रसिया के बीच में इससे संबंधित 11वीं मीटिंग दिल्ली में हुई थी। ओके दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। एक है तेगबीर सिंह एक लड़का है,
तेगबीर सिंह, एक मिनट, तेगबीर सिंह एक लड़का है जो पंजाब का है। ये मात्र 6 साल का लड़का है, 6 साल का बच्चा है जो यूरोप और रूस की सबसे ऊंची चोटी जो एल्ब्रुस है, एल्ब्रुस, तो उसने चढ़ाई की। ओके दोस्तों, तो तेगबीर सिंह जो है पंजाब का 6 साल का बच्चा है जो यूरोप और रूस की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस और उसने चढ़ाई की। सोचिए 6 साल का बच्चा, इतनी ऊंची, लगभग इसकी ऊंचाई 6000 मीटर से ऊपर है। एल्ब्रुस की ऊंचाई लगभग 6000 मीटर से ऊंची इसकी ऊंचाई है। उस पर 6 साल का बच्चा तेगबीर सिंह इस पर चढ़ाई किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देख कर रहा है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ ने निम्नलिखित में से किस जिले में संभावित है निकल तांबा प्लेटिनम समूह सल्फाइड खनिजीकरण की खोज की? कहाँ पर? महासमुद्र। ठीक है, महासमुद्र कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और इसको कौन कंपनी खोजा है? इसको खोजा है, कंपनी का नाम है डेक्कन वर्ल्ड माइंस लिमिटेड। ये जो निकेल कॉपर प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट के सल्फाइड जो खनिजीकरण है इसकी खोज की है एक कंपनी है डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड। जो कंपनी है इसने खोज की है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के महासमुद्र में। ओके दोस्तों, इसी में कुछ देखते हैं क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। इनका नाम क्या है? विनोद कुमार शुक्ला। इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार 2024 के लिए। किसको? विनोद कुमार शुक्ला, जो छत्तीसगढ़ के हैं। ओके दोस्तों, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये भारत का सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार है। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने भारतीय विषय वस्तु निर्माण, कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देने और युवा पाठकों तक सांस्कृतिक रूप से निहित कहानियों को पहुंचाने के लिए छोटा भीम कॉमिक श्रृंखला का अनावरण किया। यह कॉमिक श्रृंखला निम्नलिखित में से किस कंपनी के सहयोग से विकसित की गई है? देखिए इस क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का उत्तर है ग्रीन गोल्ड एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड। आप लोग देखते होंगे, आता है छोटा भीम बच्चे देखते हैं। ये जो श्रृंखला है, ये छोटा भीम जो कॉमिक श्रृंखला है, इसको हमारे भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने छोटा भीम कॉमिक श्रृंखला को ग्रीन गोल्ड एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर इसको बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की है। दोस्तों ये जो छोटा भीम है, छोटा भीम जो कॉमिक है, ये छोटा भीम जो एक कॉमिक है, ये किस पर निर्धारित है? ये निर्धारित है एक फिक्शनल किंगडम है। उसका नाम क्या है? ढोलकपुर। देखिए जो छोटा भीम जो कॉमिक जो श्रृंखला है,
ये काल्पनिक साम्राज्य जो ढोलकपुर है उसके पर ये इस सीरीज को बनाया गया है। आप लोग देखते होंगे एक कपिल शर्मा के शो में एक लड़की आई थी जो छोटा भीम जो कॉमिक है और अपने मुंह से वो आवाज़ निकाल रही थी, तो बोल रही थी कि मैं ढोलकपुर का राजा हूँ। तो वही कॉमिक है। तो ये जो कॉमिक है ये काल्पनिक एक साम्राज्य है ढोलकपुर, उसी साम्राज्य पर ये छोटा भीम कॉमिक श्रृंखला को बनाया गया है, जो हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय है और एक कंपनी है ग्रीन गोल्ड एनिमेशन, दोनों मिलकर ये इनिशिएटिव को चला रहे हैं। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक दवा उम्मीदवार कंपाउंड 3B विकसित की है जो कठिन इलाज वाले बैक्टीरिया संक्रमण के खिलाफ व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीबायोटिक की प्रभावशीलता को बहाल करने में मदद कर सकती है? इसका उत्तर होगा आपका IIT रुड़की। IIT रुड़की कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि आज एक हमारे समाज में मतलब खास करके भारत में एक नया बीमारी आ गया, इसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये बोल रहा है कि ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ये हमारे विश्व में बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खास करके भारत में पूरे विश्व में बन गई है। आखिर ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होती क्या है? ये कौन सी बीमारी है? ये बीमारी नहीं है दोस्तों, एक तरह का ये समस्या है। क्या समस्या है कि आप लोग देखते होंगे कि किसी भी व्यक्ति को कोई बुखार लगती है, हल्की खांसी होती है, कोई भी खांसी हुआ, कोई बुखार लगा, छोटी मोटी भी कोई बीमारी हुई जो ऑटोमेटिक अपने खुद से ठीक हो सकती है, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसके लिए हम लोग जाकर एक एंटीबायोटिक ले लेते हैं। एंटीबायोटिक ले लेंगे, जैसे सेफिक्समिन होती है, सेफिक्समिन ये एंटीबायोटिक है। आपका एजिथ्रोमाइसिन ये भी एंटीबायोटिक है। जो एजिथ्रोमाइसिन का जो कमर्शियल नेम है जो एजिथ्रल है। और भी जो बहुत सारे जो एंटीबायोटिक हैं जो हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं। हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं मार्केट में और ये सब दवा छोटी मोटी बीमारी, खांसी सर्दी बुखार में हम लोग बिना डॉक्टर के दिखाए ले लेते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि ये जो धीरे धीरे जो एंटीबायोटिक हम लोग खाते हैं, इससे क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होती है। इसका मतलब कि हमारे जो शरीर में है ये जो इसके चलते, इस सब दवा के चलते इनकी क्षमता कम होने लगती है। ठीक है, इनकी क्षमता कम होने लगती है, हमारे बॉडी को आदत हो जाती है इन सब एंटीबायोटिक की। ठीक है, और अगर हमको कोई थोड़ी सी बड़ी बीमारी होती है तो ये सब एंटीबायोटिक फिर हमारे शरीर में काम नहीं करती है। ये सब दवा फिर हमारे शरीर में काम नहीं करती है और हमें बहुत सारी मतलब छोटी बीमारी भी बहुत बड़ी लंबी बीमारी बन सकती है। इसी को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी अपने मन से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे तो आपको हो जाएगा AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस चीज़ को हल करने के लिए हमारा जो IIT रुड़की है उसने एक कंपाउंड है, एक नया दवा कंपाउंड 3B को तैयार किया है जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को मतलब
इसको ख़त्म करने के लिए एक कंपाउंड 3B को तैयार किया है। दोस्तों समझ गए एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस क्या होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू प्रणाली उद्यान जल्द ही एक जैव सुरक्षा स्तर 3 BS लेवल 3 बायोसेफ्टी लेवल 3 प्रयोगशाला स्थापित करेगा, जो दक्षिण भारत में अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला होगी, जिससे जेनेटिक रोगों का त्वरित निदान, मृत्यु पश्चात विश्लेषण और अनुसंधान संभव होगा। नेहरू प्रणाली उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा तेलंगाना, सी। तेलंगाना के कहाँ? हैदराबाद में। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नेहरू जूलॉजिकल पार्क है, वो क्या कर रहा है कि एक सेफ्टी लेवल तीन सेफ्टी लेवल का एक प्रयोगशाला मतलब लेबोरेटरी खोलेगा, जिसमें जेनेटिक रोग, क्या जेनेटिक रोग, जो जेनेटिक रोग होते हैं, जो जैसे मान लीजिए कहीं बाहर से कोई आदमी आया, मान लीजिए कोई अमेरिका से आदमी आया, कोई फ्रांस से आदमी आया, वो अपने साथ कोई रोग लेकर आया है, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक रोग। तो अगर किसी व्यक्ति में बीमारी है तो उसका जल्दी से उसका इलाज किया जा सकता है। अगर व्यक्ति वो मर गया अगर उस रोग से, तो उसका विश्लेषण किया जा सकता है कि आखिर इसको कौन सा रोग था, ये सब, और उसका जो उस पर फिर आपका रिसर्च होगा। इस सब के लिए तेलंगाना में नेहरू प्रणाली जो उद्यान है वो बायोसेफ्टी लेवल 3 का एक लैब तैयार कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसका उत्तर होगा नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग ने वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है अर्थशास्त्र। इसका उद्देश्य है आपका अर्थशास्त्र, 1 मिनट मोटे हो गया पूरा, अर्थशास्त्र, बिग डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज, टेलीकॉम जैसे IT क्षेत्रों में पेशेवरों की नियुक्ति करना, जो भारत के विकसित भारत विकास दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। आपको पता है कि भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि विकसित भारत 2047 कि भारत को विकसित कर देना है 2047 तक, क्योंकि भारत की आज़ादी को 2047 में 100 वर्ष हो जाएंगे। तो भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जिस पोर्टल का नाम है वर्क फॉर विकसित भारत। ये पोर्टल है, इस पर अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, बिग डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज और टेलीकॉम और IT क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं प्रोफेशनल, उनकी नियुक्ति करना है, जिससे कि हम अपने 2047 के विकसित भारत लक्ष्य को पूरा कर सकें। ओके दोस्तों, यही वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल का काम है कि 2047 तक हम भारत को विकसित बनाना है, क्योंकि 2047 में भारत को आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे, जिसमें इकोनॉमिक्स, बिग डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज, टेलीकॉम और IT जैसे फील्ड में काम करने वाले जो प्रोफेशनल हैं उनकी नियुक्ति करेंगे, जिससे 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन सके। और ये योजना किसका है? ये योजना है आपका नीति आयोग का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 4 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए SIC सेमीकंडक्टर, कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 3D ग्लास सॉल्यूशन इंक और एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ASIP एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित कहाँ पर होगा? ये आपका स्थापित होगा आंध्र प्रदेश में। ओके दोस्तों,
आपको पता है कि भारत में चल रहा है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, कंडक्टर मिशन। ये कब शुरू हुआ था? ये आपका शुरू हुआ था 2021 में। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में शुरू हुआ था और इस पर भारत सरकार लगभग 76,000 करोड़ खर्च कर रही है, क्योंकि भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। और ये सेमीकंडक्टर जो है मिशन कौन चलाता है? भारत का मिटी मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब भारत का सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को चलाता है, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी और इसमें लगभग 76,000 करोड़ का खर्च हो रहा है। तो इसी के तहत अलग अलग जगह पर आपका ये सेमीकंडक्टर प्लांट लग रहा है। जैसे आपका ये SI सिलिकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट, कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये प्लांट लग रहा है, 3D ग्लास सॉल्यूशन इंक प्लांट लग रहा है और एडवांस सिस्टम इन पैकेज प्लांट इसी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत लग रहा है। ओके दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में से निम्नलिखित में से किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में विक्रम-1 लॉन्च वाहन, मतलब विक्रम-1 लॉन्च व्हीकल के पहले चरण कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का पहला स्टैटिक टेस्ट किया? तो इसका उत्तर होगा स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, तो जो कलाम रॉकेट है, कलाम 1200 जो सॉलिड रॉकेट है, ये किस कंपनी का है? ये स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी का है, ठीक है, जो बेंगलुरु बेस्ड एरोस्पेस प्राइवेट कंपनी है। इसने क्या किया है कि विक्रम-1 जो है एक लॉन्च व्हीकल शुरू किया है, जो पहले चरण में कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का पहला स्टैटिक टेस्ट किया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक और कंपनी है, इसका नाम है ध्रुवा स्पेस। ध्रुवा स्पेस भी एक प्राइवेट कंपनी है। ये लीप 1 मिशन कर रही है, लीप 1 मिशन। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में है कि लीप 1 मिशन किस कंपनी का ये प्रोग्राम है? तो आप बोलिएगा ध्रुवा स्पेस प्राइवेट कंपनी का ये लीप 1 मिशन है, लीप 1 अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का ये करंट अफेयर का सीरीज यहीं तक रहता है। अब अगले दिन इसका अगला भाग हम देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।